हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखा था। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे। वो एक थ्योरी है जो आपको कई मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स के बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको क्लियर कट आइडिया देगी। और ये बहुत की थ्योरी है जो हमें पूरी केमिस्ट्री के दौरान मोस्ट एफिशिएंटली स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल समझाती है। और वो थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस का मतलब पता ही है सभी को। वैलेंस शेल का मतलब जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो फॉर्म में हो सकते हैं। एक हो सकता है लोन पेयर और एक हो सकता है बॉन्ड पेयर। तो इन लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन की कुछ कहानी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सभी वर्ड्स को ध्यान से समझें। रिपल्शन का मतलब सबको पता है, एक दूसरे को दूर दूर फेंकना। वैलेंस शेल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होगा, कोई एक या एक से ज़्यादा, जो आइदर लोन पेयर की फॉर्म में होगा या बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में होगा। बॉन्ड पेयर्स मतलब जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, लोन पेयर्स मींस जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो उनके बीच के रिपल्शंस की स्टोरी और वो हमें किस तरह से स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन करती है, वो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक एग्जांपल से मैं अपनी बात को समझाना शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर। अब मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता था, ये लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा। हालांकि हम आज के इस टॉपिक में उस लेविस डॉट स्ट्रक्चर की कहानियाँ नहीं करना चाहते, बट स्टिल स्टार्टिंग के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये वाटर के साथ मैंने ऐसा एक बॉन्ड पेयर इधर दिखाया था, इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए बॉन्ड, जिसको मैं बॉन्ड पेयर बोल रहा हूँ। दिस टू इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए बॉन्ड, जिसको मैं बॉन्ड पेयर बोल रहा हूँ। और ये दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। ये जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया था, तो इनको बोल रहा हूं मैं लोन पेयर। और ये जो इन दो एटम्स के बीच में आए हुए हैं, इनको बोल रहा हूं मैं बॉन्ड पेयर। ये थ्योरी कहती है कि लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स जब भी किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उन सब के बीच में रिपल्शन होता है। और उस रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे को मैक्सिमम एंगल पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट रिपल्शन मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअली बॉन्ड एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है, दो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज़। ये बॉन्ड भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है, दो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ हैं। एंड सिमिलरली ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पेयर जो आप दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सब एक्चुअली नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज़ हैं। ऐसे समझ सकते हो, ये 4 डिफरेंट नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज़ हैं जो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और रिपेल करने के बाद वो अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगी कि उनके बीच में रिपल्शन का वैल्यू मिनिमम हो जाए। सी हेयर, ये क्या दिखा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे आपको लोन पेयर्स दिखा रहा हूँ ऑर्बिटल्स के अंदर। कैसी ऑर्बिटल्स हैं अभी उसको जाने दो, p हैं, s हैं, उस बात को भी जाने दो, बट सिर्फ इतना फोकस करो कि ये दो लोन पेयर्स हैं और ये यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर्स हैं। ये इससे यहाँ कैसे बदल के आ गया मैं, तो सिंपल सी बात थी, ये चारों नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ एक दूसरे को रिपेल कर रही थी और रिपेल करके अपने आप को मैक्सिमम एंगल्स पे सेट करना चाहती थी। और ये वो मैक्सिमम एंगल कुछ इस तरह का उनका बना, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल ने वी शेप एक्वायर किया। रिवर्ट वी दिखेगा आपको, या इसको आप बेंट शेप भी कह सकते हैं, या आप इसको एंगुलर शेप भी कह सकते हैं। एंगुलर, बेंट, वी, ये सब उसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के 2-3 नाम हैं।
बस यही वसेपर थ्योरी था। वसेपर थ्योरी कहती कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो सारे बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में हों या कुछ बॉन्ड पेयर्स और कुछ लोन पेयर्स की फॉर्म में हों, तो वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करके अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेटल करने की कोशिश करेंगे ताकि उनके बीच में रिपल्शन का एक्सटेंट मिनिमम हो, सो दैट स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। यही वेसेपर थ्योरी की कहानी थी। और ये रिपल्शंस जो होते थे वो किसी एक मॉलिक्यूल को कोई एक पर्टिकुलर शेप देते थे। जैसे वाटर के एग्जांपल पे मैंने बताया, वो बेंट वी शेप या एंगुलर शेप पोजेस करता है। ये थ्योरी कहती है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये दो अलग अलग नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज़ हैं यहाँ, इनके बीच में रिपल्शन है। ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में भी रिपल्शन है। ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इनके बीच में भी रिपल्शन है। तो ये थ्योरी कहती है कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस के बीच से, और ये हमेशा ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शंस के बीच में। मैं इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करूँगा जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि समटाइम जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है या बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो लोन पेयर को एक्सीड कर जाता है। बट अभी आज इनिशियल स्टेजेस पे हम इस पॉइंट को कहीं नहीं लेके आएंगे। वो जब आगे जैसे जैसे धीरे धीरे मैं अपनी कहानी को बढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि कब ये वाले जो रिपल्शंस हैं वो इनसे या इनसे क्रॉस कर सकते हैं। बट अभी इनिशियल स्टेज पे मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स को लेके चल रहा हूँ, और जो भी सिंगल, ये देख रहे हैं आप, ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था। तो इन सिंगल बॉन्ड पेयर्स, रादर मैं ज़्यादा बेटर हूँ अगर मैं इस सीक्वेंस को कुछ ऐसा लिख दूँ, लाइक यहाँ लिख देता हूँ, लोन पेयर रिपल्शंस आर ग्रेटर देन लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्शन। आप सिंगल और डबल का फ़र्क समझिए। सी और ओ के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, सी और ओ के बीच में ये डबल बॉन्ड है, सी और ओ के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की कहानी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड पेयर, ये दोनों सिंगल बॉन्ड पेयर्स थे, या लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर, या लोन पेयर और लोन पेयर्स के रिपल्शन के लिए सीक्वेंस लिख रहा हूँ। अभी आपको एग्जांपल्स पे भी क्लियर हो जाएगा। हमारी बुक हालांकि इसको फॉलो कर रही है, वो कहती है लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ वो तब ज़्यादा होता है जब सारे बॉन्ड पेयर्स सिंगल बॉन्ड हों, यहाँ कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। किसी एग्जाम्पल पे जब ये कहानी एंड पे पहुंचेगी तो मैं इस बात को और क्लियर आपको समझाऊंगा। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप है ये पता करना कि स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन इससे कैसे होगा। ये थ्योरी कहती है कि अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर ही होगा, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। अगर बॉन्ड ही नहीं बना तो मॉलिक्यूल कैसा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी मॉलिक्यूल के पास होना मस्ट है, उसके बाद वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एज ए बॉन्ड पेयर रखेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो फिर उसके पास चॉइस है, या तो दोनों बॉन्ड पेयर हों या एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो फिर उसके पास ऑप्शन है, या तो तीनों बॉन्ड पेयर हों
या दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, या एक बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर्स हों। किसी के पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं, किसी मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि चारों बॉन्ड पेयर्स हों, ऐसा भी हो सकता है कि 3 बॉन्ड पेयर हों और एक लोन पेयर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर्स हों 2 लोन पेयर्स हों, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हों। ऐसे ही मैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे बहुत सारी स्टोरी देखूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे बहुत सारी स्टोरी देखूंगा, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे भी मैं बहुत सारी स्टोरीज देखूंगा। ये सब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। ये थ्योरी कहती है, अभी मैं एग्जांपल्स पे समझाऊंगा। अभी तो दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं मुझे कैसे पता चलेगा, उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं मुझे कैसे पता चलेगा। सब पता चलेगा, सब समझाऊंगा तब पता चलेगा। अभी मेरी बात को सिर्फ समझते चले जाइए कि किसी एक मॉलिक्यूल में मैं आपको सबसे पहला काम होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना सिखाऊंगा। एक बार वो जब काउंट कर लिए आपने, तो उसके बाद आप इस टेबल पे जाएंगे। मान लो आपको लगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक तो बॉन्ड पेयर ही होगा। किसी में 2 हैं तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, 3 हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, 4 हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, और इस तरह से ये मेरी कहानी आगे बढ़ती जाएगी। ये थ्योरी कहती है कि अगर किसी के पास सिर्फ 1 बॉन्ड पेयर हो, तो लोन पेयर कितने ही हों, चाहे लोन पेयर कितने ही हों, 0 2 कुछ भी वैल्यू समझ लो, मैं इनफाइनाइट कह देता हूं, तो उसका स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ लीनियर ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सिर्फ 1 बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड है, तो 100% वो मॉलिक्यूल लीनियर होगा इन शेप। ये जो वसेपर थ्योरी है, ये हमें सिर्फ शेप ही बताने वाली है, और कोई बहुत ज़्यादा बॉन्ड क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो कहानियाँ शायद इतनी नहीं बताएगी अच्छे से, बट वो शेप बहुत अच्छे से बता रही है, जिसकी वजह से इस थ्योरी का वेटेज है। अगर सपोज 2 बॉन्ड पेयर्स हों, तो फिर उसका शेप क्या होगा। अब कहानी लंबी हो जाएगी। क्या उसके पास लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो कितने हैं, उसके हिसाब से हमें शेप डिसाइड करना होगा। मान लो 0 लोन पेयर है, सपोज करो 0 लोन पेयर है, तो उसका शेप लीनियर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मान लो 2 बॉन्ड पेयर्स के साथ 1 लोन पेयर आया हुआ है, तो उसका शेप वी लाइक हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा। अगर 2 लोन पेयर हैं तो उसका शेप कुछ और डिफरेंट हो सकता है। अगर 3 लोन पेयर हैं तो उसका शेप फिर कुछ और हो सकता है। जैसे अगर यहाँ 2 लोन पेयर्स आ जाएं तो फिर वी शेप होगा, जैसे 1 में वी शेप आ रहा है ऐसे ही 2 में भी वी शेप आएगा। 3 होंगे तो फिर ये कुछ अलग स्ट्रक्चर पोजेस करेगा, आई थिंक लीनियर हो जाएगा। 4 होंगे तो कुछ अलग स्ट्रक्चर। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड पेयर्स और इलेक्ट्रॉन पेयर्स और लोन पेयर्स की बातें मैं कर रहा हूँ, वो हमें किस तरह से स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन करके देगा, वो हमारा आज का की पॉइंट है। आप इसको सोच के, इसको पढ़ के ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब मत करना। वो मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर बाद ही ये सारी बातें समझाऊंगा कि किस तरह से ये शेप बनते होंगे। बस इस बात को याद रखिए कि अगर किसी के पास 1 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर्स कितने ही क्यों ना हों, उसका शेप सिर्फ और सिर्फ लीनियर होगा। अगर बॉन्ड पेयर्स 2 हैं, अगर बॉन्ड पेयर्स 2 हैं तो फिर क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता चलूँगा। तो चलिए, हम अभी पहले स्टेप पे ये तो नहीं समझते कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करना है।
मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर एक हो तो क्या होगा, दो हो तो क्या होंगे, तीन हो तो क्या होगा, चार हो तो क्या होगा, और ऐसे करके मैं 7 तक अपनी स्टोरी को लेके चलूँगा। और इमेजिनेशन है, जस्ट 3D इमेजिनेशन है, तो उस 3D इमेजिनेशन में हम कुछ बातों को स्टडी करते जाएंगे और साथ साथ अपनी एक टेबल फ्रेम करते जाएंगे जो हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सी हियर, मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स का नंबर रखूँगा, फिर मैं ये रखूँगा कि उसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, या ज़्यादा बेटर एक वर्ड यूज़ करता हूँ, चलो स्ट्रक्चर से भी नहीं करता, आपको दो बातें एक साथ समझाता चलूँगा। ज्योमेट्री क्या बनेगी और उसकी शेप क्या होगी। हो सकता है मैं एक आध चीज़ इसमें से हटा दूँ, अभी देख लेता हूँ, वो पहले स्टार्ट कराता हूँ मैं कि क्या सीन क्रिएट होगा। तो मैं इसके लिए कुछ एक्सेसरी अपने हाथ लूँगा समझाने के लिए आपको 3D के अंदर। सी वेरी केयरफुली, यहाँ मेरे पास कुछ मैंने पेंसिल्स ली हैं हाथ में, आपको उन पेंसिल से बॉन्ड को दिखाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए किसी भी एक मॉलिक्यूल में आपके पास कैलकुलेट होके आया कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। कैलकुलेशन में सिखा दूंगा आपको अभी, वो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी बस ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होगा तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स किस किस दशा में हो सकते हैं, मतलब लोन पेयर होंगे कि बॉन्ड पेयर होंगे, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहली बात देखिए कि मैंने बोला था अगर सपोज सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर आता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो डेफिनेटली वो बॉन्ड पेयर ही होगा, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बना तो फिर मॉलिक्यूल कैसा, लोन पेयर हो ही नहीं सकता उस सिचुएशन में। और उस सिचुएशन में जो शेप होगा आपका वो लीनियर होगा, जो शेप होगा आपका वो लीनियर होगा, ज्योमेट्री भी लीनियर होगा। ये लीजिए लिख देता हूँ, जो ज्योमेट्री होगी और जो शेप होगा वो लीनियर होगा। आप समझे ये ज्योमेट्री क्या चीज़ है और ये शेप क्या चीज़ है, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये थोड़ा सा अलग हैं दोनों चीज़ें। जो ज्योमेट्री होती है उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स दोनों मिलके उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं, जबकि शेप को सिर्फ बॉन्ड पेयर्स डिसाइड करते हैं। ये उसका मोटे तौर पे डिफरेंस है ज्योमेट्री और शेप में। तो अभी तो फिलहाल कोई फ़र्क नहीं है, जब फ़र्क आना शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक दूसरी सिचुएशन है मेरे पास कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो आपके पास सिचुएशन ये है कि दोनों बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं, लोन पेयर हो ही ना, और ये भी हो सकता है कि एक बॉन्ड पेयर हो एक लोन पेयर हो। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब दो बॉन्ड पेयर्स होंगे तब भी आपका शेप लीनियर होगा और ज्योमेट्री भी लीनियर ही होगी। जबकि अगर एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तब भी आपके सामने सेम सिचुएशन होगी। बड़ा अजीब सा चल रहा है, ये क्या बताए जा रहा हूं मैं, बट एक मिनट और दीजिए फिर मैं समझाना शुरू करता हूं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हों तो एक सिचुएशन तो ये बनती है 3 बॉन्ड पेयर्स हों 0 लोन पेयर हो, एक ये बनती है 2 बॉन्ड पेयर्स हों 1 लोन पेयर हो, और एक बनती है 1 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर्स हों। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर मतलब एक ट्रायंगल सा बनेगा, प्लेनर मतलब प्लेन में बनेगा, और ये भी वही है ट्रायंगुलर प्लेनर टीपी। बट अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो ज्योमेट्री तो सेम है ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन शेप उसका बनता है वी शेप, बेंट, एंगुलर। और अगर ये आ जाती है तो ज्योमेट्री तो सेम है बट स्ट्रक्चर बनता है लीनियर। और आप एक बात को नोटिस कर लें कि जब भी बॉन्ड पेयर 1 आएगा
या आगे भी जब भी बॉन्ड पेयर 1 आएगा तो आपका स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ लीनियर ही बनेगा। इससे पहले कि मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 से कहानी शुरू करूं, एक बार इन तीनों को समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो 2 एटम्स के बीच में है। ये मेरी 2 फिंगर्स 2 एटम्स हैं और उनके बीच में ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसका शेप, या ऐसे समझ लो, यहाँ पे एक स्फेरिकल एटम है और यहाँ पे ये एक स्फेरिकल एटम है। ये 2 मुट्ठियाँ अपने दिमाग में रखिए और इस बीच की स्टिक को, इस पेंसिल को दिमाग में रखिए। नीचे के जो हैंड्स दिख रहे हैं उनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये वो मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे H2 का मॉलिक्यूल समझ लो, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बीच में वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड पेयर है, जिसने शेयरिंग करके यहाँ बॉन्ड बना रखा है। ये शेप क्या होगी इस मॉलिक्यूल की? लीनियर। ये लीनियर शेप है। जब भी अब हो सकता है यहाँ लोन पेयर्स हों, हो सकता है यहाँ लोन पेयर्स हों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बॉन्ड पेयर है ना, तो बस शेप हमेशा लीनियर ही रहेगा। उस लोन पेयर इसके ऊपर हो या लोन पेयर इसके ऊपर हो, इससे उसकी शेप में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आना। ऐसे रख लो तो भी लीनियर है, ऐसे रख लो तो भी लीनियर है, ऐसे रख लो तो भी लीनियर है। जैसे मैं आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात बताऊं, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही होता है। तो डेफिनेटली वो H2 का मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर ही होगा। वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर ही होगा। अब मैं उसको चाहे ऐसे रख दूं तो भी लीनियर है, ऐसे रख दूं तो भी वो लीनियर ही कहलाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और मॉलिक्यूल उठा के लाता हूं, HF। जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करूंगा, हालांकि अभी सिखाया नहीं है आपको बट जल्दी सिखा दूंगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करूंगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे और उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में एक बॉन्ड पेयर होगा, बाकी लोन पेयर्स होंगे। शेप अभी भी लीनियर ही होगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड पेयर आया है। जब भी एक बॉन्ड पेयर आएगा मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं चुपचाप समझ जाऊंगा कि उसका शेप लीनियर होगा। चलो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर वाली कहानी तो समझ में आ गई कि चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, वो तो लीनियर ही होगा अगर सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है। तो क्या हो जब 2 बॉन्ड पेयर्स हों, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, रादर आई शुड से, क्या हो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों? ये सेंट्रल एटम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बॉन्ड पेयर्स हैं तो ये अपने आप को मैक्सिमम एंगल पे, मैक्सिमम दूरी पे रखना चाहेंगे। सी, ये यहाँ पे कोई एक एटम है, ये यहाँ मुट्ठी एक एटम है और उसके बाहर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और दोनों बॉन्ड पेयर। अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड अपने आप को मैक्सिमम दूरी पे कब रख सकता है? क्या ये अब मैक्सिमम दूरी पे हैं? इनमें मुझे 90 एंगल लग रहा है, ये 110 लग रहा है, ये 130 लग रहा है, ये 140 लग रहा है, ये अब मुझे 180 लग रहा है। बिल्कुल सीधा। सी अगेन वेरी केयरफुली, ये एक एटम है मेरे सेंटर पे और उसके बाहर ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। इधर कोई एक एटम जुड़ेगा, इधर कोई एक एटम जुड़ेगा। जब भी 2 बॉन्ड पेयर्स आने हैं तो ये सिर्फ लीनियर होगा। और क्या हो अगर एक लोन पेयर आ जाए? ये लो, यहाँ पे एक लोन पेयर आया हुआ है। अब लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड में तो आगे एटम आता था तो मैं दिखाता था, अब तो कुछ दिखाऊंगा नहीं, अब तो सिर्फ एक बॉन्ड पेयर बचा हुआ है। इसके ऊपर लोन पेयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 होगा। जैसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहा हूँ तो एक बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो शेप स्टिल इज़ व्हाट? दैट इज़ लीनियर। ये सिर्फ लीनियर शेप ही होगी। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं तो चाहे 2 बॉन्ड पेयर्स हों, चाहे एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो, शेप ज्योमेट्री हमेशा लीनियर ही होगी। ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स दोनों का रोल है, जबकि शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स का रोल है।
लोन पेयर जब है यहाँ पे तो वो जस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन अगर बॉन्ड बना हुआ है तो वो एक पर्टिकुलर एटम है जिसकी वजह से वहाँ एक पर्टिकुलर शेप जनरेट होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तब क्या होगा। सी नाउ आई एम हैविंग दीज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और सपोज करो मैं कहता हूँ कि ये तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ये तीनों बॉन्ड पेयर्स अपने आप को मैक्सिमम एंगल पे सेट करना चाहेंगे, और वो मैक्सिमम एंगल कुछ ये होगा। सी हेयर, ये भी 120, ये भी 120 और ये इधर भी 120। आप ये ऐसे समझ लो, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी, ये इसको भी, इसको भी, ये इसको भी, इसको भी, तीनों एक दूसरे को मैक्सिमम एंगल पे सेट करेंगे, और वो मैक्सिमम एंगल 120 के अलावा कुछ और नहीं होगा। एक एटम यहाँ आएगा, एक एटम यहाँ आएगा, एक एटम यहाँ आएगा, एक सेंटर पे पड़ा ही है। तो इस तरह से ये आपके ट्रायंगुलर प्लेनर शेप को पैदा करेगा। ट्रायंगल की तरह से प्लेन में, बिल्कुल प्लेन में सारे एटम्स होंगे। लाइक मैं कुछ ऐसा कह दूं, ये एक एटम यहाँ, ये दूसरा यहाँ, ये तीसरा यहाँ, इस तरह से एक फ्लैट प्लेन स्ट्रक्चर बनेगा। जहाँ तीनों पेंसिल्स मिल रही हैं वहाँ सेंट्रल एटम होगा, और जिसके साथ वो बॉन्ड बना रही है वो 3 एटम्स होंगे। इसको पिक्चर पे जब मैं दिखाता हूँ तो कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ, सी वेरी केयरफुली। ये इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये अभी भी आपको दिख रहा होगा 120 एंगल है, और इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, सी, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ लाइक दिस, जिसमें ये मैंने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सी, ये मैं ऐसे दिखा रहा था आपको यूं कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। अब मुझे रखना है आपके सामने, मैं इसको यूं भी रख सकता हूँ, अभी भी ये ट्रायंगुलर प्लेनर ही है। ध्यान देंगे आप, सारे तीनों बॉन्ड्स एक प्लेन में, बस मैंने उसको यूं की बजाय यूं कर दिया। ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, ये वो प्लेन है, मान लो जिस बोर्ड समझ लो, ये बोर्ड था आपका, ये प्लेन है। ये एक बोर्ड से ऊपर निकल के आ रहा है, एक बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर को दिखाने का तरीका होता है। ये जो इस तरह से बॉन्ड को दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, इसका मतलब होता है ये पीछे की तरफ जा रहा है, और ऐसे जो ये डार्क लाइन दिखाते हैं इसका मतलब होता है ये आगे की तरफ आ रहा है, और सिंपल लाइन का मतलब होता है ये बोर्ड के ऊपर है। तो ये 3 बॉन्ड जो बने थे उसमें एक बॉन्ड बोर्ड के ऊपर था, एक ऐसे बोर्ड से ऊपर उठा हुआ था, और एक बोर्ड से पीछे जा रहा होगा। तो 120 एंगल मुझे लगता है आप अज्यूम कर सकते हैं। हमारे सीलिंग फ़ैन को देखिए, वो सीलिंग फ़ैन में 3 विंग्स आपको दिख रही हैं, तो वो तीनों विंग्स 120 एंगल पे हैं। सेंटर जो उसका हुड होता है उसको आप एटम मान लीजिए सेंट्रल, और 3 विंग्स 3 एटम्स को कनेक्ट किए हुए हैं। ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर की कहानी है। देन अगर सपोज सी, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे कहानी असली शुरू होगी। ये हमारे पास ऐसे ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर था लाइक दिस। मैंने क्या कहा, यहाँ पे 3 एटम आए हुए हैं, ये एक सेंट्रल एटम है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, तीनों बॉन्ड पेयर्स थे, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ। सपोज करो किसी एक जगह पे एक लोन पेयर आ गया, ये लो। अब यहाँ कोई एटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये शेप क्या हो गया, वी शेप। शेप क्या हो गया, वी शेप। आप देख सकते हैं, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो शेप कैसा बन जाएगा, वी। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री वही है, इधर भी है लोन पेयर और इधर भी हैं बॉन्ड पेयर्स, तो ज्योमेट्री वही ट्रायंगुलर प्लेनर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, बट शेप अब आपका क्या बन गया, वी। अब एक बात को और सुनिए ध्यान से, यही सारी बातों को समझते चलेंगे ताकि आगे हमें बहुत अच्छे से समझ में आए चीज़ें। ये एंगल कितना था जी, 120। ये कितना था जी, 120। ये कितना था जी, 120। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक लोन पेयर आ गया। जब यहाँ बॉन्ड पेयर था तो वो बॉन्ड पेयर इन 2 बॉन्ड्स को रिपेल कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आ गया लोन पेयर, ये लो, ये लोन पेयर आ गया। तो ये लोन पेयर तो भाई भयंकर रिपेल करता है बॉन्ड पेयर्स को। सेपर थ्योरी की पहली कहानी थी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करते हैं और सिंगल बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करते हैं, सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। अगर यहाँ पे ये इस तरह का कोई डबल बॉन्ड होता या यहाँ पे कोई इस तरह का ट्रिपल
सिंगल बॉन्ड होता तो हो सकता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन में मैं वही सीक्वेंस ना दोहरा रहा होता, अभी नहीं लेके आता उनको, अभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स में रिपल्शन देख रहा हूँ। तो सिंगल बॉन्ड पेयर्स और ये रिपल्शन लोन पेयर का, अब लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा रिपेल करेगा। जब यहाँ पहले सिर्फ बॉन्ड पेयर्स थे, तो वो इसको रिपेल करके 120 पे सेट किए हुए थे। अब मैं यहाँ पे लोन पेयर ला रहा हूँ, तो लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये एंगल रिड्यूस हो जाएगा, 120 नहीं रहेगा। सी हेयर वेरी केयरफुली, एक स्ट्रक्चर पे देखने, यहाँ देखते हैं, ये अभी ये 3 बॉन्ड पेयर्स थे, 120 एंगल पे सब सेट हो रखे थे, तीनों बॉन्ड्स यहाँ पे 120 एंगल के थे। एकदम आपको गुस्सा आया, आपने यहाँ बॉन्ड तोड़ दिया और बॉन्ड तोड़ के आपने यहाँ लोन पेयर बना दिया, तो लोन पेयर यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स थोड़े से अंदर खिसक जाएंगे और ये एंगल अब एग्जैक्टली 120 नहीं होगा, 120 से कुछ कम होगा। क्या होगा उसके लिए अभी रुकिए, बॉन्ड एंगल समझेंगे, उसके लिए भी रुकिए, उसके लिए बॉन्ड एंगल समझना है। वापस आ जाता हूँ अपनी उसी पुरानी पिक्चर पे। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करूँगा, वो कंफ्यूज कर देगा हमें, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स के साथ आगे बढ़ता रहूँगा। एक बार सी, ये मेरे पास यहाँ 3 बॉन्ड पेयर्स थे, वही ट्रायंगुलर प्लानर लाइक दिस, ये ट्रायंगुलर प्लानर, एक जगह लोन पेयर ले आया था मैं, एंगल थोड़ा घट गया था, ये वाला 120 से कम हो गया था, वी शेप बन गया था। अब मैं एक और लोन पेयर ले आया। अब जब यहाँ पे लोन पेयर्स कितने हो गए? 2, एक ये, लेकिन शेप तो वही लीनियर है, एक बॉन्ड पेयर रह गया तो शेप तो लीनियर। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक अगर बॉन्ड पेयर होगा, इसकी काउंटिंग छोड़ो, शेप आपका सिर्फ लीनियर आएगा। हाँ, ज्योमेट्री देख लो, 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री तो अब भी ट्रायंगुलर प्लानर ही होगी, अब भी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लानर ही होगी यहाँ पे। चलिए एक बार 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की कहानी और थोड़ी सी समझ लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर होंगे तो क्या होगा। तो ये देखिए आप, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है 4 0 का, एक ऑप्शन है 3 1 का, एक ऑप्शन है 2 2 का, एक ऑप्शन है 1 3 का। ज्योमेट्री होती है, क्या होती है आप ही सोचिए, पहले मैं ही क्यों लिख दूं। ये मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बहुत सारी पेंसिल्स उठानी है, 7 तक चलेंगे, उसके बाद फिर अपनी कहानी को ख़त्म कर देंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मुझे सेंट्रल एटम के बाहर रखने हैं। सब अपने दिमाग में सोच लो कि कैसे रखूं, देखो कैसे रखूं। ओहो, पेंसिल पकड़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। ये देखिए, ऐसा कर दूं, जैसे फ़ैन की 3 विंग 120 पे की थी, अब फ़ैन की 4 विंग 90 पे कर देता हूँ। ये मैक्सिमम दूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? पक्का देखिए, ये देखिए हो जाएगी कि नहीं। कितना एंगल है? ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। क्या 90 से ज़्यादा एंगल पॉसिबल है? हम सोचते हैं नहीं 360 होता है, 4 आगे हैं तो 90 से ज़्यादा तो कैसे होगा। लेकिन थोड़ा रुकिए, अभी दिमाग लगाइए। अगर मैं इन 2 को थोड़ा 90 से ज़्यादा कर दूं, सी है, ऐसे कर दूं, और एक को यहाँ कर दूं और एक को यहाँ ऐसे कर दूं। हमें किसी ने ये नहीं कंपेल किया कि भाई प्लेन में ही रहियो, सारे फ्लैट करियो, जैसे पंखे की 3 विंग्स एक प्लेन में है, पंखे की 4 विंग्स एक प्लेन में है। यहाँ ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं था। ये देखो मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ये एंगल 90 से ज़्यादा, ये 90 से ज़्यादा, ये 90 से ज़्यादा, ये 90 से ज़्यादा, थोड़ा घुमा के दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। ये 2 बॉन्ड्स एक प्लेन में हैं, ऐसे बोर्ड पे समझ लो, ये 2 बॉन्ड बोर्ड के ऊपर छाप रखे हैं मैंने। ये आपकी तरफ निकल के आ रहा है, ये आपसे पीछे की तरफ जा रहा है, बोर्ड से पीछे की तरफ, ये बोर्ड से आगे की तरफ। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जहाँ सभी एंगल्स 109 होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्ट बोल रहा हूँ जो होता है। इस स्ट्रक्चर का बड़ा कॉमन नाम है, शायद 10th में कहीं पढ़ा हो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सी हेयर 1 2, ये 109 डिग्री 2 बॉन्ड्स जो बोर्ड के ऊपर थे, ये बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा था,
और ये बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा था। घर पे 4 पेंसिल्स, 4 स्टिक्स, 4 चॉक्स, कुछ भी उठा के आप ऐसा बना के ज़रूर देखिए इन सभी शेप्स को। सभी एंगल्स 109 होने चाहिए, सभी एंगल्स 109 होने चाहिए। एक एटम यहाँ लगा होगा, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ और एक एटम सेंटर पे। आपका बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है ये मीथेन CH4, 10th में शायद आता था, टेट्राहेड्रल। ऐसा ही होता है, ये सब एंगल 109 डिग्री होते हैं। और वो क्यों 109 होते हैं? क्योंकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चारों जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम एंगल पे सेट करना चाहते थे। और वो मैक्सिमम एंगल मैथमेटिकली आई हैव प्रूव्ड, यू कैन प्रूव, वो 109 डिग्री 28 मिनट ही होता है। और इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एज वेल एज टेट्राहेड्रल शेप। ये टेट्राहेड्रल का ही शॉर्ट एब्रीवेशन है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, तो अलग मत समझिएगा आप, जो ज्योमेट्री है वही शेप है। ये है। क्या हो अगर एक लोन पेयर आ जाए, कहाँ डालूं? किसी पे भी डाल दो, जहाँ आपका मन करे। ये लो, इसको हटा देता हूँ, ये शेप, यहाँ अब एक लोन पेयर आ गया है। और वो लोन पेयर, सी हियर, ये लोन पेयर आ गया। ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स का जीना हराम कर देगा, बहुत रिपेल करेगा, रिपेल कर करके इनको अंदर की तरफ धकेल लेगा, इस बॉन्ड एंगल को फिर घटाने की कोशिश करेगा, रिजल्टिंग इस शेप का नाम समझिए। ये एक तंबू सा तान रखा है सेंटर से, जैसे टेंट में देखा हो आपने, यहाँ ऐसे और ऐसे मैंने 3 खींच दिए, तो ये पिरामिडल शेप। ज्योमेट्री तो वही रहेगी टेट्राहेड्रल, बट क्योंकि लोन पेयर भी कंट्रीब्यूट करता है, बट जो शेप होगा वो हमारा होगा पिरामिडल, पिरामिडल शेप बोलते हैं इसको। ये अगर 2-2 हो जाएं, फिर देखिए एंगल घट के कुछ डिग्रीज हो गए हैं। अब टेट्राहेड्रल में मैं आपको बता रहा था कि वो 109 होता है। अब जब यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा तो अब इनके बीच का एंगल 107 हो जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा रिपेल करेगा। अगर एक और लोन पेयर आ गया तो अब तो यहाँ पे और बुरा हाल हो गया। 2 लोन पेयर्स धक्का मारेंगे ज़ोर ज़ोर से इसको, इसके एंगल को और रिड्यूस करेंगे। ज्योमेट्री तो वही बोलूँगा, बट अब शेप क्या हो जाएगा? वी लाइक, रिवर्टेड वी है, ऐसे देख लो, एक ही बात है। और ये देखो, ये एक और लोन पेयर आ गया, यहाँ पे भी लोन पेयर्स आ गया, यहाँ पे भी लोन पेयर आ गया, और वो इन दोनों बॉन्ड पेयर्स को धक्का मार मार के 105 डिग्री पे ले आएंगे। और अगर ये सिचुएशन आ गई तो अब मैं ये बेकार की बात करना बंद कर देता हूँ। एक बॉन्ड पेयर है तो लीनियर ही होगा, और लीनियर होगा तो फिर एंगल की कोई बात ही क्या करनी, कोई एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंगल कब एग्जिस्ट करता है? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स हों, तो उन बॉन्ड्स के बीच का एंगल, सी है, ये सेंट्रल एटम था, ये एक बॉन्ड बना, ये दूसरा बॉन्ड बना, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्टेड है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्टेड है, इनके बीच के बॉन्ड को ही बोलता हूँ मैं बॉन्ड एंगल। बहुत लंबा पढ़ेंगे इस बॉन्ड एंगल के बारे में, अभी बस इस वर्ड को याद रखिए आप कि बॉन्ड एंगल क्या था। तो इसमें भी ज्योमेट्री की कोई बात नहीं करूँगा मैं, शेप तो लीनियर ही रहेगी, ज्योमेट्री तो वही रहनी है टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब मिलकर डिसाइड करते हैं। अब कहानी आएगी 5 की, जहाँ और ट्विस्ट आएंगे, फिर 6 की और फिर 7 की। फाइनली इस तरह से हम अप टू 7 बॉन्ड्स तक का हमारी इस कहानी को आगे प्रोसीड करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में 5, 6, 7 पे ही फोकस रहेगा, और फिर इस शेप को लेके कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना है, कैसे मुझे डिसाइड करना है कि कितने लोन पेयर्स होंगे, कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे, और ऐसी बहुत सारी बातें। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लर्न करें। गुड बाय।